नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रजिया सुल्ताना के बारे में, जिसमें असलियत में नाम सुल्ताना नहीं था, जो अपने आप को सुल्तान कहना पसंद ज्यादा करवाती थी सुल्ताना की जगह। क्योंकि सुल्ताना का अर्थ क्या होता है? सुल्ताना का अर्थ होता है वाइफ ऑफ सुल्तान। जबकि रजिया जब शासन संभालती है, जिस समय शासन संभालती है, उस समय में वो किसी से मैरिड नहीं थी, उसका कोई पति नहीं था। तो जाहिर सी बात है उसका नाम सुल्तान था, रजिया सुल्तान, ना कि सुल्ताना। पहली और आखिरी महिला थी दोस्तों मुस्लिम शासन की जिसने कभी पूरी दिल्ली पर या किसी भी राज्य पर या प्रोविंसेस पर या किसी देश पर रूल किया हो। पहली मुस्लिम महिला थी। ये उस समय की बात है जिस समय में ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि मिडिवियल इंडिया की बात हो रही है, अतीत की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। उसके बाद से लेकर अभी तक में रूलिंग सिस्टम जैसे राजा महाराजा वाला काल तो खत्म हो गया, लेकिन जब तक काल था, मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, उससे पहले कोई भी ऐसी महिला नहीं थी। अब अगर बात करते हैं तो इमेजिन कीजिए दोस्तों 13वीं सदी का वो समय जब एक महिला या फिर एक दिल्ली सल्तनत जैसी जगह पर हजारों लोग थे क्लेम करने के लिए। लड़ाई का दौर चल रहा था, हर कोई अपनी सत्ता, ताकत, शक्ति स्थापित करना चाहता था। उस बीच में कब अफगान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से आए कुछ दास यानी कि कुछ लोग मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी बनाते हैं और आकर के दिल्ली पर शासन करते हैं। उस समय के अंदर अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से आए हुए लोगों के आने के बाद एक महिला पूरे के पूरे शासन को संभालती है। 1236 से यह शासन शुरू होता है और 1240 तक पूरा कुशलता के साथ यह शासन चलाया जाता है। अब 1240 तक ये शासन चलाया जाता है, जिस बीच में यह महिला सारे के सारे यानी रजिया सुल्ताना सारे के सारे विरोध, प्रोटेस्ट या जो भी इसके खिलाफ थे उनको कुचलती जाती है और अपना शासन कायम रखती है। अब इसकी अगर स्टोरी की बात करते हैं तो इस स्टोरी के अंदर रजिया सुल्ताना अकेली वो महिला थी जो पूरी की पूरी इस तरीके के क्लोथिंग यानी कपड़े पहनकर बैठती थी जो कि मर्दाना थे, जो कि न्यूट्रल जेंडर को दर्शाते थे और किसी भी प्रकार के पर्दे को रजिया सुल्ताना ने कभी स्वीकार नहीं किया। और मिडिवियल इंडिया के अंदर मात्र 4 सालों में पूरे इतिहास के अंदर बहुत छोटे से शासन में इन्होंने अपना पूरे इतिहास में नाम छपवा लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रजिया की बात करें तो रजिया ने महिला होकर 4 साल शासन किया, जबकि इनके खुद के जो 3 भाई थे उन्होंने 1 साल भी शासन पूरा नहीं किया। उनमें से किसी में कोई कमी और किसी में कोई समस्या या उस समय के नोबल्स के द्वारा किसी को मरवा दिया जाना बहुत मामूली बात होती थी। उस समय के अंदर दोस्तों ये हमारा भारतवर्ष हुआ करता था। इस भारतवर्ष के बाद में ये हमारा अफगानिस्तान, हमारा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय में क्योंकि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था दोस्तों, तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था तो ये कह पाना मुश्किल था कि असलियत में भारत कहां तक है और कौन सा देश कहां से शुरू हो रहा है। तो जो बॉर्डर जहां तक चल रहा है ठीक है, जिस पर जिसका रूल है तो भी ठीक है। ये अफगानिस्तान हो गया, उस समय में ये पाकिस्तान भारत के साथ ही जुड़ा हुआ था, ये यहां पे ये इस तरीके से ये ईरान हो गया। तो जितने भी जो लोग आते थे रूल करने के लिए वो हमेशा इस तरफ से सिंध प्रोविंस से हो करके पंजाब में और पंजाब से दिल्ली तक आना उनका मेन मकसद बन जाता था। और यहां पर आने के बाद में जितने भी हम हिंदू राजपूत राजा होते थे वो यहां से इनका रोक लगाने के लिए, इनको रोकने के बाद इनका बहिष्कार करने और इनको चैलेंज देने के लिए तैयार खड़े रहते थे। अब पृथ्वीराज चौहान की भी यदि बात करते हैं तो वो भी तो यहीं से ही पूरा का पूरा शासन काल संभाल के गौरी से या फिर घोर के राजा से, मोहम्मद गोरी से युद्ध करता है। और युद्ध करने के बाद में किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को पहली लड़ाई में शिकस्त खाता है बुरी तरीके से, तो दूसरी लड़ाई में धोखा दे करके पृथ्वीराज को हरा देता है। और पृथ्वीराज चौहान की हार और हारने के बाद पूरा मुस्लिम एम्पायर का शुरू हो जाना हमारे देश के अंदर और लंबे समय तक लगभग 1857 तक, या ये कहिए कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य के अलावा बाकी रिलीजन या बाकी चीजों का
हिंदुस्तान में या भारत में धीरे धीरे उत्थान और चलन शुरू हो गया। परिवर्तन के बाद मंदिरों को तोड़ना और उन पर मस्जिदें बनाना और अलग अलग चीजें करना। हालांकि हर शासक जो आया, जैसे कि रजिया सुल्ताना हुई या और भी कुछ शासक हुए, उन्होंने कईयों ने हिंदू धर्म को बराबर इज्जत दी, मान सम्मान दिया, जजिए या इस तरह के कोई भी आपत्तिजनक कर नहीं लगाए। लेकिन अब अगर बात करते हैं यहां पे हम, क्योंकि हम हिंदू कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, हम केवल अभी रजिया सुल्ताना की बात कर रहे हैं। तो अब 13वीं सदी के अंदर जो पर्शियन हिस्टोरियन है जिनका नाम है मिराज सिराज, इन्होंने इतिहास के अंदर स्लेव डायनेस्टी के बारे में कुछ लिखा था कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर इन्होंने रजिया सुल्ताना के लिए लिखा था कि एक ग्रेट मोनार्क थी, यानी कि शासन चलाने की बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी थी, बुद्धिमान थी, दानवीर थी, दयालु थी और असलियत में उन्हें जस्टिस करना, न्याय करना आता था। लोग उन्हें लीडर की तरह स्वीकार करने लग गए थे और वो तारीफ के काबिल थी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने टैलेंट की तरह बढ़ती जा रही थी, जो कि एक राजा में होने कंपलसरी है। किसी जमाने में राजा कम, लुटेरे ज्यादा होते थे। अब लुटेरे, चाहे गजनवी आया लूटने के लिए, चोर बनकर आया और देश में लूटपाट कर दी। आमने सामने की टक्करों में तो नहीं जीत पाए कभी, ना ही मोहम्मद गोरी में ऐसी कोई क्षमता थी, वो हमेशा नालायकी दिखाई, लूटपाट करने के लिए आए। चलिए, हालांकि गौरी का जो मुद्दा था, महत्वाकांक्षा थी, वो एम्पायर जनरेट करने की थी देश के अंदर, वो प्रॉपरली लूटना नहीं चाहता था। लेकिन कई जगह भाई कॉमन सी चीज है कि घोर साम्राज्य को बचाना है, गुरीड साम्राज्य को बचाना है, तो यहां पे लूटपाट नहीं करेगा तो वहां का खर्चा कैसे चलेगा, तो उसके लिए इन्होंने ये एक्टिविटीज यहां पर दिखाई। खैर, मिराज फर्दर जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनके अंदर ऐसे, जो साम्राज्य के अंदर ऐसे बहुत से कमियां थी, जिसके अंदर सबसे बड़ी कमी यह थी कि रजिया केवल एक विमेन के रूप में पैदा होना, उसके जीवन में सबसे बड़ी एक तरीके से कमी पैदा हुई उस जमाने में। नहीं तो उससे अच्छा कोई भी राजा नहीं हुआ, उससे अच्छा कोई राजा नहीं हुआ। मतलब यहां पर केवल एक बात इनडायरेक्टली दिखाना चाहते हैं और वो बात है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का अर्थ होता है पितृसत्ता, या ये कहिए पुत्र प्रधानता। पुत्र प्रधानता का मतलब, अब रजिया क्योंकि महिला थी, विमेन थी, और उस समय के लोग जो कि रजिया को एक रूलर की तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे। अब जाहिर सी बात है, 1205 में तो जन्म ही हुआ था। अब 1205 में इवन आज भी कोई महिला पूरे परिवार को चलाने के लिए, अगर रूल चलाने के लिए एक तरीके से सारी डिपेंडेंसी अपने हाथ में ले ले और सारे डिसीजन अपने हाथ में ले ले, तो समाज में कहीं ना कहीं पुरुष को दबवार, कमजोर या अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यानी आज भी कई जगहों पर भारत में पुत्र प्रधानता ज्यादा है। उस समय तो सोचो, आज से इतने साल पहले कितनी ज्यादा होगी। खैर, अब रजिया को समझना है तो रजिया को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, इतिहास की। हालांकि ये पूरा ही हिस्ट्री ही है, लेकिन उससे पहले की क्या है कि भाई 711 के अंदर कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम। कासिम के बाद वो चला गया, जाने के बाद गजनवी आया। गजनवी खूब लूटपाट करके जाता है। लूटपाट करने के बाद अपने अफगानिस्तान में वापस बस जाता है। वहां पर गुरीड डायनेस्टी आपस में लड़ते हैं और गुरीड डायनेस्टी क्या करती है, गजनवी पर कंट्रोल पा लेती है। और गजनवी पे कंट्रोल पाने के बाद, क्योंकि गजनवी जो था वो इंडिया यानी भारत के अंदर सोने की चिड़िया के काफी सारे प्रूफ लेकर चला गया, लूटपाट करके चला गया, तो लोगों को लगा कि भाई पता नहीं कितना सोना, कितना मंदिरों में चांदी, कितना एक तरीके से बहुत ज्यादा जैसे भारत की बूटी दबी हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा भारत का खजाना दबा हुआ है। तो उसके लिए घोर साम्राज्य के या गौर साम्राज्य के मोहम्मद गौरी आते हैं और आने के बाद खूब लड़ाई करते हैं। खूब लड़ाई करने के बाद पृथ्वीराज से सामना होता है, राजपूतों से शासन होता है। राजपूत ऐसे जो आन बान शान के लिए मरने को भी तैयार होते हैं और बहादुरी में सामने की टक्कर में मारने को भी तैयार होते थे। बहुत मजबूत साम्राज्य हुआ करता था, तो उनसे सामना हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन में बुरी तरह मार मार के भगा दिया जाता है दोस्तों। इतनी बुरी तरह मार के भगाया जाता है कि देखने वाले कहते थे कि मोहम्मद गोरी दोबारा नहीं आएगा। मात्र 1 साल के अंदर दोबारा से
फिर दोबारा से एक बहुत बड़ी सेना लाया और धोखा दे करके पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इसकी हम एक स्टोरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मैं बायोग्राफी बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खैर, सेकंड बैटल ऑफ तेराइन के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, हार के बाद में इस्लामिक रूल तब से इंडिया में प्रॉपरली स्प्रेड होने की शुरुआत हो जाती है कि भाई अब प्रॉपरली इस्लाम जो है इंडिया में फैलेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसका जनरल होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो बनता है सुल्तान दिल्ली का, और सुल्तान बनने के बाद से शुरू होती है मामलुक डायनेस्टी या फिर कहें स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है तो भाई जाहिर सी बात है कि जो भी स्लेव डायनेस्टी में आया होगा, मामलुक डायनेस्टी से आया होगा, तो जनरल बना था राजा, यानी कि ऐसा ही कोई गुलाम उठाकर राजा नहीं बनाया था। बनाने के लिए उसमें कुछ टैलेंट होना चाहिए, राजा बनने के लिए उस जनरल की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उस समय के कुतुबुद्दीन ऐबक में वो क्वालिटीज देखी गई। अब वो था तो तुर्क का ही एक जनरल, पैदा स्लेव हुआ, लेकिन अपने रैंक को बनाने के लिए उसे काफी ज्यादा टैलेंट दिखाना जरूरी था, जो कि उसने उस समय में दिखाया। उसने सेल्फ मेड अपनी ताकत बनाई, खुद की अपनी पावर बनाई, और धीरे धीरे उसे यहां का राज्यकाल पूरा का पूरा मिल गया। बहुत सारे लोग थे दिल्ली पर क्लेम करने के लिए उस समय में, उस रूल को समझने के लिए बहुत सारे लोग थे। अब भाई राजा कौन नहीं बनना चाहेगा, हर व्यक्ति राजा बनना चाहेगा। खैर, यहां पर डेथ होती है ऐबक की 1206 के अंदर, और उसके बाद में कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद इल्तुतमिश जो होता है पूरा का पूरा चार्ज ले लेता है। इल्तुतमिश जो चार्ज लेता है वो 1236 तक रूल करता है। 1236 से 1240 तक दोस्तों उसकी बेटी यानी कि रजिया सुल्ताना पूरा रूल संभालती है। हालांकि उस समय में इल्तुतमिश के 3 बेटे भी थे और एक बेटी भी थी, और उन 3 बेटे और बेटी में पूरी की पूरी बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। कंट्रोवर्सीज क्या है कि इल्तुतमिश के बारे में एक बात बोली जाती है कि इल्तुतमिश को पहली चॉइस जो थी वो शासन के लिए थी रजिया सुल्ताना। उसको अपने बेटों पर इतना भरोसा नहीं था कि वो कामयाब शासक बन पाएंगे। जब कामयाब शासक बन ही नहीं सकते तो कहां से उनको पूरा का पूरा राज्य दिया जाता। और इस मामले में इल्तुतमिश एक बात जानता था कि यदि सक्षम राजा नहीं होगा तो नोबल्स उसको हटा देंगे, मार देंगे, या उसको हटा देंगे, गायब कर देंगे। अब हिस्टोरियन जो है रुखसाना इफ्तिकार, जो कि काफी सारी इंडियन फेमिनिज्म पर आज के दिन भी किताबें लिखती हैं और जेंडर आइडेंटिटी पर भी काफी सारे उनके लेख पाए जाते हैं, उन्होंने कहा था कि इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि उसके चिल्ड्रन में से काफी सारे बच्चों में से बड़े बच्चा जो था, बड़ा बेटा जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, 1229 में ही क्या हो जाता है, अनटाइमली डेथ हो जाती है। बीमारी से किसी चीज से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका पूरा डिटेल नहीं दिया गया। अब ये एक तरीका था कि अपने आप को टेस्ट करना कि कौन उस समय में बेस्ट सूट करेगा उसके राजा का भार संभालने के लिए, राज्य का भार संभालने के लिए कौन ध्यान देगा। उस समय के अंदर ग्वालियर में कैंपेन करने के लिए 1231 से 32 के अंदर इल्तुतमिश को जाना पड़ता है। ग्वालियर के अंदर ग्वालियर में जाता है तो रजिया को पूरा का पूरा दिल्ली का चार्ज दे जाता है। और यह पहला टेस्टिंग होता है कि चलो भाई एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सही में ये रूल संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। खैर, रूल संभालने या ना संभालने की बात तो बाद में आती है, लेकिन रजिया के बारे में कहा जाता है कि उसने पूरे राज्य के स्टेट अफेयर्स को इतना बेहतरीन तरीके से संभाला, एक सक्षम राज्य होने के इतने अच्छे गुण दर्शाए कि हर व्यक्ति इंप्रेस था। स्पेशली इल्तुतमिश इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि उसने माइंड बना लिया कि अब तो बनाना है राजा, अपने बाद तो सिर्फ बनेगी रजिया सुल्ताना और कोई उसके बाद राजा नहीं बनेगा। हालांकि ये एक सरप्राइजिंगली बात नहीं है कि नोबल्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। नोबल्स जो समय में सरकार को बनाते भी थे, सरकार को बिगाड़ भी देते थे, मतलब राज्य बनाया ठीक, राज्य नहीं बनाया बिगाड़ दिया। अब ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अब एक महिला शासन करेगी, वो भी दिल्ली पर। कैसे? इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभालेगी?
अब ये सारी की सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, मुंह पर आकर बोलने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि राजा है, राजा का अपोज करेंगे तो मार दिए जाएंगे, ऐसी मानसिकता थी। तो उस परिस्थिति में अब करे तो करे क्या? तो भाई धीरे धीरे चीजें बिगड़नी शुरू हुई, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। जितने भी तुर्किश नोबेल थे वो डिसरिगार्ड करते हैं और बनाते हैं रुकुद्दीन फिरोज शाह को राजा। अब वो खुद ही इनकेपेबल रूलर था और उसकी मदर जो थी वो भी जानती थी कि उसका बेटा शासन नहीं चला सकता। कहा जाता है कि वो ज्यादातर महिलाओं के नाचने गाने एंजॉय करने अपने जीवन को चलाने में व्यस्त रहता था, तो नोबेल्स को वो पसंद नहीं आया और यह भी कहा जाता है कि उनको मरवा दिया जाता है। इसी बात पर सुधा शर्मा भी जो है, जो चेयरपर्सन है इंडियन सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्ट टैक्सेस की, उन्होंने भी कुछ इस टाइप का लिखा क्या कि अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखा मिडीवल के अंदर कि रजिया एड्रेस करती थी आर्मी को, कहां से? मॉस्क से, फ्राइडे को एक दिन, जहां पर अपने पिता के नाम पर उसकी पूरी की पूरी चीजों को प्राप्त करना चाहती थी और प्रॉमिस करती थी रिलीव कर देगी किसी भी तरीके का विरोध जो कि उसके राज्य को एब्डिकेट करेगा। फाइनली अगर वो फेल हो जाती तो वो खुद ही छोड़ देगी। मतलब कहने का एक बहुत सिंपल सा रूल था कि वो खुद पर इतना गुरूर करती थी कि जो बोला गया है वो पूरा होगा ही होगा, जो चीज उन्हें प्रॉमिस की गई है उनको मिलेगी ही मिलेगी। इस तरीके से वो जनता को अपने कंट्रोल में अपनी तरफ लाने की कोशिश करती थी। और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी रूलर थी और नोबेल्स ने उसके साथ कुछ चेंजिंग की थी, इसलिए वो हट गई। खैर, उसकी स्पीचेस जो थी लोगों को प्रोटेस्ट करने पर उतारू कर देती है, जिससे उसको आर्मी का, गवर्नर का, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट मिलने के बाद 1236 के अंदर नवंबर में 19 नवंबर 1236 को वो फाइनली जीत जाती है अपना राज्य और इन्हें नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? रजियत उद्दीन का नाम मिलता है, जिसमें रजिया सुल्ताना जो एक मामलुक डायनेस्टी की थी उनको पूरा कंट्रोल प्राप्त होता है। अब असली चीज क्या थी? इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो थ्रोन था उसको अपोज नहीं किया गया किसी भी धर्म के ऑर्थोडॉक्स के द्वारा, बेसिकली पुरानी सोच के लोगों के द्वारा उसे किसी भी तरीके से विरोध नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके थे कि कोई बराबर अच्छा व्यक्ति नहीं है राज्य को चलाने के लिए। इसीलिए वो खुद भी चाहते थे नोबेल शुरुआत के अंदर कि रजिया सुल्ताना रूल करे और प्रॉपरली रूल को चलाए। अब धीरे धीरे क्या होता है, यहां पे जेंडर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जेंडर कार्ड का जो तरीका था वो क्या था कि रजिया सुल्ताना किसी भी तरीके के भेदभाव के विरोध में थी और वो सुल्तान की तरह खड़ी होती थी। अब ऐसे में क्या होता था, धीरे धीरे विरोध की भाषाएं, विरोध की बातें धीरे धीरे शुरू होने लगी। रजिया ने पूरी तरीके से कोई भी जो अपोजिशन था, वो क्या हुआ, उसको कुचल दिया। अब भाई कोई भी व्यक्ति है यदि अपने देश को चलाना चाहता है, अपने शासन को प्रॉपर मैनर में चलाना चाहता है, तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है? विरोधियों को समाप्त करना, क्योंकि जब तक विरोधी रहेंगे तब तक किसी भी परिस्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलो जी ठीक है, विरोधियों को समाप्त किया और आगे और मजबूती से चलते गए। अब इनमें से कोई सिग्निफिकेंट चीजें मिलती हैं जिसमें रजिया को याद किया जाता है। पहली चीज क्या थी? उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी और दूसरी थी उसकी पब्लिक अपीयरेंस। पब्लिक अपीयरेंस में इसका मतलब यह था कि लोगों के व्यूज क्या हैं उसको लेकर। खैर, उसने काफी बार कोशिश करी और पूरी तरीके से जितने भी अपोजिटर्स थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जो उसके सामने स्ट्रांग बनते जा रहे थे। खैर, आमिर खुसरो ने भी कुछ ऐसा ही लिखा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि विद अ रॉयल बो शी टोर अवे द वेल, द लोनलीनेस शोज सो मच फोर्स दैट ब्रेव मैन बेंट लो बिफोर हर, कि बहुत ज्यादा ताकतवर राजा भी जो होते थे उसके सामने झुक जाते थे और इतिहास में यही कारण है कि उसे सुल्ताना नहीं सुल्तान कहा गया। अब ऐसी परिस्थिति में जैसा आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं यहां पे पेट्रियार्की, ये यहां पे वर्ड पढ़ रहे हैं पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की आप इस फोटो को देख सकते हैं, हालांकि ये फोटो मैंने मीटू कैंपेन की ले रखी है। मीटू कैंपेन आपको याद होगा ना, जिसके अंदर लेडीज ने
उस पे ट्विटर पर एक अकाउंट चलाया था #MeToo करके कि भाई हमारे साथ कुछ इस तरीके की गलत भावना हुई है, रेप से संबंधित, महिलाओं के अधिकारों के हनन से संबंधित। तो यहां पर पुराने समय में क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी था, बोलने का अधिकार नहीं था, और टर्किश नोबिलिटी जो थे अपनी ग्रिप को टाइट करना चाहते थे, अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से ब्लेम गेम स्टार्ट किया। इसी बीच में इतिहास में इसका रियल रिकॉर्ड तो खैर नहीं मिलता, लेकिन मलिक याकूत नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक दास था, और यह कहा जाता है कि इस दास के साथ में क्या पाया गया कि रजिया के संबंधों को दर्शाया जाने लगा। यह दिखाया जाने लगा कि राजा और दास, बिल्कुल गुलाम, दोनों के आपस में रिलेशन हो गई। यह बात जरूरत से ज्यादा फैल गई। धीरे धीरे याकूत को और भी कई जगहों पर अच्छी पोस्ट दी जाने लगी, लेकिन यह चीज जो थी ये बेसिकली उस समय के जो लोग थे ताकतवर, उनको स्वीकार नहीं हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे याकूत को मरवा दिया गया। अब उस स्लेव को मरवा दिया जाता है, यानी कि उसको रोल खत्म हो जाता है। अब यहां पर याकूत को उसका लवर दर्शाया जाता है, और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि भाई बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है इस पे, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी रोल प्ले करते हैं और दोनों की लव स्टोरी होती है। लेकिन सच्चाई में यहां पर याकूत को मार तो दिया जाता है, ये सच्चाई है, लेकिन उनके लव अफेयर की एग्जैक्टली कोई भी बॉन्डिंग दिखाई नहीं देती है हमारी हिस्ट्री के अंदर। ये बात याद रखिएगा। हिस्टोरियंस ये तो बताते हैं याकूत मारा गया, ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसी अफवाहें थी उसके कैरेक्टर को लेकर, उसको बर्बाद करना या कैरेक्टर खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं मिला। अब आ जाता है 1240 का समय। यह आखिरी साल था जिस समय के अंदर उसके पूरे शासनकाल को समाप्त होना था, और समाप्त होने के बाद में कोई ना कोई तरीका अपना करके एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें नोबल्स की चले, और नोबल्स जो थे वो पीछे पीछे क्या कर रहे थे, खाई खोदने लग रहे थे। ऐसी परिस्थिति में तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट करने के बाद में उसको बंदी बना लिया जाता है भटिंडा फोर्ट के अंदर। उसके ब्रदर जो थे बहराम शाह, उसको दिल्ली का शासन दे दिया जाता है, और भटिंडा में उनको गुलाम बना दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे रजिया अपने आप को किसी तरीके से निकाल पाती है, और निकालने के बाद अल्तुनिया जो था गवर्नर ऑफ भटिंडा, ठीक है, उस पर जीत हासिल कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे में फाइनली क्या होता है, पॉलिटिकल मूव होता है, और दोनों ही आपस में फिर बाद में शादी कर लेते हैं। खोखर के अंदर शादी करने के बाद यहां पर अब बड़ी चीज क्या आती है, रजिया क्योंकि सुल्तान थी, दिमाग में हमेशा एक बात थी, क्या बात थी, कि किसी भी तरीके से मुझे दोबारा से शासन प्राप्त करना है। शासन प्राप्त करने के लिए खोखर, जैसा कि नाम से पता चल जाएगा, किसान कम्युनिटी हो गई, लैंडलॉर्ड हो गई, लोकल लैंडलॉर्ड हो गए, उन सबको इकट्ठा करके एक आर्मी बनाती है, और आर्मी बनाने के बाद अपने जो खोए हुए साम्राज्य है उसको वापस पाने के लिए तैयारी करती है। लेकिन अब जब तैयारी करती है तो बलबन के द्वारा रजिया को पूरी तरह से हरा दिया जाता है। हराने के बाद जो जमींदार होते हैं उनका नुकसान काफी हो जाता है, और उन्हें उम्मीद नहीं होती कि बलबन उनको इतनी बुरी तरह से डिफीट दे देगा। फाइनली लोग भड़क जाते हैं, और यहां पर 35 साल की उम्र में ही यहां पर रजिया की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अगला राज्य तो आपको पता ही होगा कि बलबन राज्य संभालने के लिए तैयारी में था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें एक महिला ने रूल तो चलाया, संभालने की कोशिश भी करी, लेकिन अपने ही जितने भी लोकल नोबल्स थे वो हमेशा पूरे राज्य को कठपुतली यानी पपेट बनाकर रखते थे। और पपेट बना के रखने से क्या होता था, पपेट बना के राजा को रखते थे। राजा अगर जहां से अलग गया तो अलग जाने के बाद उसके तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी जाती थी। अब ये तो पूरा हुआ, इल्तुतमिश के जितने भी बालक थे उन सभी के साथ यही देखने को मिला, और जहां पे युद्ध होता था, सामने वाला रूलर ताकतवर होता था, तो यही नोबल चुपचाप गुलामों की तरह उसकी बातें सुनते थे। खैर, पहली फीमेल जो रजिया सुल्ताना है, पहली फीमेल आपके पास ऐसी लेडी थी जिसने पूरा का पूरा रूल किया, हर तरीके की चीजें करी। इसने अपने राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, काफी सारी लाइब्रेरीज बनाई, आर्ट कल्चर इन सभी चीजों को उठाया। आर्ट कल्चर के बाद में पर्दा प्रथा को काफी डिमिनिश करने की, बिल्कुल फिनिश करने की कोशिश करी, और हर तरीके से प्रोग्रेस करने का प्रयास किया। लेकिन वो उस समय के राजाओं के या फिर नोबल्स की स्वीकार करने वाली परिस्थितियों से दूर था, या उन्हें पसंद नहीं आया।
तो इसी प्रकार अंत होता है रजिया सुल्ताना का। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक, अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।